नमस्कार। रिपोर्टर्स लाइव में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारे रिपोर्टर्स जाकर पड़ताल करते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर खबरों की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव आयोग की। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसके साथ ही साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। क्या है पूरी जानकारी, बता रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। चुनाव आयोग ने सोमवार को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका इंतजार जो बाकी पार्टियां कर रही थी, यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान अब चुनाव आयोग ने कर दिया है। बता दें कि 7 तारीख से चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और 7 तारीख को पहला चुनाव मिजोरम में होगा। उसके बाद बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे। 7 और 17 की डेट छत्तीसगढ़ में तय की गई है। छत्तीसगढ़ में 2 पाली में चुनाव होंगे और बाकी राज्यों में एक-एक करके चुनाव होंगे। 7, 17, 23 राजस्थान में चुनाव होंगे। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे। इसी के साथ आखिरी चुनाव 30 नवंबर को होंगे, जो कि तेलंगाना में होंगे। ये तमाम तारीखें हैं जो हम आप तक पहुंचा रही है। तेलंगाना में 30 तारीख को चुनाव होंगे। इसी के साथ बता दें कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे 2 पाली में चुनाव होंगे, क्योंकि वहां पे अभी कई ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनको कोई नुकसान ना पहुंचे और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये चुनाव जो है 2 पाली में कराए जा रहे हैं। बात की जाए नतीजों की, तो नतीजे जो है 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अब तमाम पार्टियां मोर्चे पर तैनात होते हुए और ज्यादा नजर आएंगे। आचार संहिता लागू हो चुकी है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं 1998 से कि लगातार कांग्रेस बीजेपी हो रही है और अभी तक यानी 2023 तक की बात की जाए तो 3 बार गहलोत सरकार सत्ता में आ चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में भी चुनावी समीकरण कुछ अलग ही मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार शिवराज के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। वो भी इमोशनल कार्ड खेलने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। बात तेलंगाना की जाए तो बीआरएस अपनी सत्ता की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एआईएमआईएम के प्रमुख भी कह रहे हैं हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और उनकी तरफ से अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। पतंग पे वोट डालने के लिए वो लगातार कह रहे हैं। मिजोरम में भी लगातार यही कवायद जो है बीजेपी करने में कोशिश हुई है, लेकिन मिजोरम में कहा यह जा रहा है कि अभी जो है बीजेपी थोड़ी पीछे चल रही है। इसलिए चुनावी समीकरण अब क्या होते हैं, किस तरीके से अब चुनाव पथ पर तमाम पार्टियां अग्रसर होगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि चुनाव में उठाए जा सकते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ तौर पे पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। यूपी के सीएम योगी आदित्य ने दिया बड़ा बयान। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं तुषार कुमार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को आज अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी से ज्यादा राम मंदिर को महत्व दिया, जिसके चलते आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बता दें कि 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे से लौटने के बाद लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों ने भारत माता जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि वापसी ली जा सकती है, तो हम सिंधी भी वापसी ले सकते हैं। सिंधी समाज को इसे इतिहास में वर्तमान पीढ़ी को बताने की जरूरत है। फिर क्या था, भारत माँ के जोर जोर से नारे लगने शुरू हो गए। साथ ही इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। सीएम योगी रविवार को कानपुर रोड स्थित एक होटल में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूथ विंग यूपी चैप्टर की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले भगवान राम झूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक व्यक्ति की जिद की वजह से देश का बंटवारा हुआ। विभाजन के समय में लाखों लोगों का कलेआम हुआ। भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान में चला गया। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज से उस दर्द को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है। उन्होंने मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। आज की आबादी के रूप में हमें विभाजन की दशा झेलनी पड़ रही है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी समाज आतंकवाद, उग्रवाद या किसी भी प्रकार की अराजकता को मान्यता नहीं दे सकता। अगर मान्यता के कल्याण के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है तो समाज से दुष्ट प्राणियों को समाप्त करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश में विकास हो रहा है और काशी विश्वनाथ बन रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। दिल्ली में हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक, क्या कुछ हुआ खास, बता रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार।
राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक की गई। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता उपस्थित हुए, जिसका मुख्य संचालन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किया गया। इस मौके पर तमाम नेता मसलन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा सुरजेवाला, देवेंद्र यादव सरीखे तमाम नेता उपस्थित हुए। आपको बता दें कि इससे पहले जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था, तो बीते 16 सितंबर को हैदराबाद में भी ऐसे ही एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके बाद आज राजधानी दिल्ली में भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। मसलन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो मुख्य मुद्दा रहा वो रहा जातिगत जनगणना। जी हाँ, इस तमाम मुद्दे पर न केवल जातिगत जनगणना बल्कि पिछले दिनों हुए तमाम महिला आरक्षण को लेकर के तमाम बहस पर भी विशेष चर्चा की गई। और इस दौरान तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस वर्किंग जो बैठक है, इसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण ऐलान किया। इस ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश में सबसे पहले जो कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें कि आज एक और जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, तो वहीं दूसरी ओर आज चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी की गई। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर के ऐलान किया है, तो उसको आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। फिलहाल अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से न केवल आज वर्किंग कमेटी के बाद तमाम जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी में जुट गई है, बल्कि इस दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी विशेष चर्चा की गई। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि इन 5 राज्यों के चुनाव की तस्वीर क्या होती है और इसके बाद आने वाले समय में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किस भूमिका में नजर आती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। एएमयू के छात्रों ने किया फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने बाबा-ए-सैयद गेट पर आने के बाद जोरदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 70 सालों से लगातार फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है। जब भी यूक्रेन पर हमला होता है तो पूरी दुनिया के लीडर उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब फिलिस्तीन पर जुल्म होता है तो ना ही हमारे देश के लीडर और ना ही दुनिया के लीडर इस ओर ध्यान देते हैं। तो वहीं जिस तरीके से इजराइल एक जालिम मुल्क है और इजराइल के द्वारा लगातार फिलिस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी हमारे द्वारा बिल्कुल पुरजोर विरोध किया जाता है और जिसके चलते हमारे द्वारा एक प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है। एएमयू में सैकड़ों छात्रों का कहना है कि सभी छात्र इस समय फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, वे पूर्ण रूप से फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। तो वहीं छात्रों ने कहना है कि पिछले लगातार कई दशकों से फिलिस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है और लगातार इजराइल उस पर इस समय जुल्म कर रहा है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तो वहीं छात्रों के द्वारा कल एएमयू कैंपस में डक पॉइंट से लेकर बाबा-ए-सैयद गेट तक जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं छात्रों के द्वारा अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए हैं। मोहम्मद शहनवाज, अलीगढ़ से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैतुरा। उत्तराखंड में भावी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है। उसके लिए युवा महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार की तरफ से 3 बड़े एमओयू भी रोजगार के लिए साइन किए गए हैं, जिसमें IIT रुड़की के साथ एमओयू साइन किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके साथ एमओयू साइन किया गया है। इसके अलावा ओवरसीज जो फाइनेंस कंपनी है उनके साथ एमओयू साइन हुआ है। सरकार का संकल्प है कि राज्य के जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। रोजगार के लिए जरूरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई जाए, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन रोजगार के अवसर को देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर कम से कम राज्य का हर युवा आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। कैमरामैन अतुल था, अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस। चौदौली में डीडीयू जंक्शन में हवाला के रुपए मिलने का सिलसिला जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पवन पांडे। डीडीयू जंक्शन पे हवाला का पैसा मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि जीआरपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है।
दो संदिग्ध युवकों के पास से 55 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त बलिया के और दूसरा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो कि ये वाराणसी से महाराष्ट्र के लिए ये कैश लेकर के जा रहे थे। जब जीआरपी ने इन दोनों संदिग्ध युवकों से पूछताछ की तो इस पैसे के विषय में कोई भी कागजात दिखाने से साफ तौर से मना कर दिया। वहीं जीआरपी ने इस मामले को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी है। साथ ही इंटेलिजेंस विभाग और इनकम टैक्स विभाग इस विषय पर जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान जीआरपी को प्लेटफॉर्म संख्या 1-2 से यह कामयाबी मिली है। पवन पांडे, इंडिया वायस, चंदौली। आगरा में आईपीएल सटोरियों पे की गई बड़ी कार्रवाई, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं आमिर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा में वर्ल्ड कप मैच के दौरान 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल में आगरा पुलिस कमिश्नर लगातार क्रिकेट मैच के सटोरियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के चलते थाना मलपुरा क्षेत्र के अंदर एक घर के अंदर क्रिकेट मैच का एक सटोरियों ने अपना अड्डा बना रखा था, जिसको थाना मलपुरा इंचार्ज अजय सिंह ने छापा मारकर कार्रवाई करी। छापा मारने के दौरान 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 55,000 रुपए भी बरामद किया गए हैं, 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। उनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। आगरा में लगातार आईपीएल सटोरियों पर कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। सटोरियों में इस वक्त आगरा में हड़कंप मचा हुआ है। वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट मैच के सटोरियां लगातार सट्टे के मैचों में सट्टा लगाते हैं, जिसके बाद आगरा पुलिस भी एक्टिव है और लगातार आगरा पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बदायूं में प्रेमिका ने ही कराई प्रेमी की हत्या, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं विजय कुमार। बदायूं जनपद के थाना जरीफनगर पुलिस ने 4 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में आज खुलासा किया है। वहीं आपको बता दें कि बदायूं जनपद के जरीफनगर थाना क्षेत्र के भीमपुर में 4 अक्टूबर को हत्या कर शव फेंके जाने के बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई थी। उसके बाद एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें प्रेमिका के परिजनों ने मिलकर प्रेमी की हत्या की थी और उसका शव गाँव के बाहर फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने जब गहराई से जाँच की और पूछताछ में मामला खुला तो प्रेमिका के परिजनों द्वारा हत्या की गई थी, जिसमें प्रेमिका के परिजनों को पुलिस ने खुलासे में गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि जो 4 अक्टूबर को हत्या हुई उसमें सब जो है अलीगढ़ जनपद के अस्तौली के रहने वाले टिंकू के नाम की पहचान हुई थी, जिसकी पुलिस ने आज सफल अनावरण कर दिया है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। हरदोई में बारूद से झुलसे 3 किशोर, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी। बारूद से जले 3 बच्चे। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र का है, बुद्ध बाजार का, जहां पर कुछ बच्चे बारूद से खेल रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि 2 बच्चे ठीक हैं, हल्की फुल्की चोटें आई थी उनके, लेकिन एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, उसका उपचार चला। हालांकि यहाँ घटना पर एएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, उन्होंने घटना का जायजा लिया और आपको बताते हैं इसमें 2 बातें सामने निकल कर आई हैं, जो कि ये आखिरकार बारूद, क्या दिवाली आ रही थी इसलिए ये बच्चे पटाखों से खेल रहे थे और बारूद उसका निकाल रहे थे, या कोई और सामग्री बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब इसकी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि दोनों पहलू पर अब देखना ये होगा आखिरकार क्या इसमें निकल कर आता है, ये पटाखे या ये बारूद कहां से बच्चों के पास आया। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। बदायूं में दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के तहसील दातागंज क्षेत्र से होकर गुजरने वाले शाहजहांपुर जिले को जाने वाले मुख्य मार्ग पर आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि जो रोड का जो मानक था उसके अनुरूप वहां पर रोड को हटाया बस कम था, जिसको लेकर वहां के जो दुकानदार थे उनके लिए कई बार आदेशित किया गया कि आप अपनी दुकानों को हटाकर
कहीं और जगह चिन्हित कीजिए, क्योंकि ये जो रोड की पे दुकानें हैं इसको लेकर आए दिन जाम लग रहा था, लेकिन दुकानदारों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आज बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचकर जो दुकानदार थे उनकी दुकानों को खाली करवाकर और उन दुकानों को हटाने का कार्य किया है। वहीं प्रशासन ने ये भी कहा कि जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं उनके लिए कहीं न कहीं व्यवस्था भी की जाएगी, उनकी रोजी रोटी की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं उन्हें की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जो है वो कब तक इन गरीबों के सहयोग में आता है। कैमरामैन ओमीर के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस बदायूं। आगरा में फाइनेंस कंपनी का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। आगरा में इस वक्त फाइनेंस कर्मियों का आतंक है। हर चौराहे पर आगरा के फाइनेंस कर्मियों की टोली एक मौजूद है जो कि फाइनेंस कर्मी की आड़ में एक अपना गैंग चला रहे हैं। दरअसल आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही बाइक चोर गैंग का खुलासा हुआ था, जिस खुलासे में 3 फाइनेंस कर्मी ही प्रोमिनेंट एक्यूज थे। उसके बाद भी आगरा पुलिस की आंखें नहीं खुली हैं। आगरा के हर चौराहे पे इस वक्त एक फाइनेंस कर्मी की टोली मौजूद है जो कि तिरुपति फाइल्ड सर्विसेज के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं और फाइनेंस कर्मियों की गाड़ी जो फाइनेंस कराते हैं, गाड़ियों को, बाइकों को, कारों को, उनको रोकते हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं। इसके बाद भी आगरा पुलिस की आंखें नहीं खुली हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं सामने। आज भी एक पीड़ित ने अपनी दास्तां बयान की है हमारे माइक पर। उसने बताया कि मैं अपनी फाइनेंस कराई थी, मैंने बाइक, और मैं अपनी किस्तें पूरी भर चुका हूं, जिसके बाद भी मुझे रोक कर बदसलूकी की जा रही थी और मेरे साथ ये अवैध वसूली कर रहे थे, जिसके आगरा में कई बार वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसके बाद भी आगरा पुलिस की आंखें नहीं खुल रही हैं। इस वक्त आगरा के हर चौराहे पर एक फाइनेंस कर्मी की टोली मौजूद है। स्पेशली थाना एतमादौला क्षेत्र के रामबाग चौकी क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी टोली लगातार अपना गैंग बनाकर काम कर रही है, सादड़ा पर कर रही है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन आगरा पुलिस की आंखें नहीं खुल रही हैं। आगरा से रामू कैमरामैन प्रजापति के साथ मैं आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सुशील तिवारी। 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। थाना खानपुर की पुलिस टीम जब शाम को अपने रूटीन चेकअप में खड़ी थी बिहारीगंज क्रॉसिंग के पास, तब पुलिस ने देखा एक मोटरसाइकिल सवार तेज गति से आ रहा था। पुलिस अपने रूटीन चेकअप में थी और पुलिस ने उसे रोकना चाहा, तब वह युवक रुका नहीं, पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद जब कुचौरी मार्ग पर पुलिस ने उसे रोकना चाहा, तब पुलिस पर ही उसने कर दी फायरिंग। पुलिस ने अपने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई और गोली उसके पैर में लग गई। उसके बाद 25,000 के इनामी बदमाश बीरू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले लगातार पुलिस को इस युवक की तलाश थी और गाजीपुर की पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम रखा था। मौके से अदद तमंचा, कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया। उस युवक के पास से जिस मोटरसाइकिल को वह चला रहा था वह बिना नेम प्लेट के थी और गाजीपुर के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगातार अपराधियों पर टेढ़ी नजर पुलिस की बनी हुई है। इसके साथ ही गाजीपुर जिले में शाम को हर समय पुलिस रूटीन चेकअप में खड़ी रहती है और विभिन्न थानों के अधिकारी वहां पर स्वाट टीम और सर्विलांस टीम लगी रहती है। 25,000 के इनामी बदमाश बीरू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडिया वॉइस के लिए मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर। रायबरेली में महिलाओं पर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला अपराध पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि महिला अपराध पर बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी रायबरेली पुलिस के अनोखे कारनामे देखने को मिल रहे हैं। महिला के साथ हुए दुष्कर्म के बावजूद भी पुलिस ने मात्र मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इस्त्री कर लिया। बता दें कि रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता महिला के द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक समुदाय के 2 लड़कों के द्वारा बांधकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे मारा पीटा भी गया। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने मात्र मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस्त्री कर दिया। बता दें कि पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बीते दिनों एक पीड़ित महिला ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि उसके साथ 2 लड़कों के द्वारा जबरन मारपीट किया गया और उसको बांधकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इसके बावजूद भी उसका वीडियो बनाया गया।
इस पूरे मामले की शिकायत उसके द्वारा स्थानीय कोतवाली में की गई, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय कोतवाली में मात्र कुछ मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस्त्री कर लिया गया। लेकिन वो अभी महिला जो है जिला अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। परिजनों की माने तो बीते दिनों वो अपने खेत में जानवरों के लिए चारा काटने गई हुई थी, जहां पर 2 युवकों के द्वारा उसके साथ जबरन बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया, वीडियो बनाया गया और उसको मारा पीटा भी गया। जिसके बाद उन परिजनों के द्वारा तहरीर देकर शिकायत की गई कोतवाली में, लेकिन कोतवाली में मात्र कुछ मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले को दफन कर दिया गया। जब इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया कर्मियों को हुई तो मीडिया कर्मियों के द्वारा जिला अस्पताल में जाकर जानकारी किया गया तो पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि उसके साथ में 2 युवकों के द्वारा दुष्कर्म किया गया और मारपीट भी किया गया है। लेकिन पुलिस के ऊपर अभी भी जू नहीं रेंग रहा है और पुलिस ने मात्र मामूली धाराओं में पूरे मामले को इस्त्री कर दिया। बता दें कि इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मारपीट का मामला प्रकाश में आया है और इससे संबंधित मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। बता दें कि इस तरह से लगातार महिला के साथ घोर अत्याचार वाले मामले को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है और परिजनों के द्वारा कहीं न कहीं इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही गई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। जौनपुर में संयुक्त पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक कुमार। में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, वहीं पुलिस ने 2 बदमाश को गिरफ्तार कर भेजा जेल। घायल बदमाश को इलाज के लिए पुलिस सागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया भर्ती। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल बदमाश को बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि सरपतहा व सागंज थाने की संयुक्त पुलिस ने देर रात सागंज कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर गांव के समीप वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर 3 बदमाश को आते देख पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वहीं जो है बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दी। हालांकि घटना में अपराध के जो प्रभारी निरीक्षक बाल बच गए। वहीं पुलिस ने जवाबदेही फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली मार दी। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने जो है 2 बदमाश को जो है हिरासत में लिया। मौके से एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। पुलिस बदमाशों के पास से कट्टा, जिंदा कारतूस, नकदी रुपया व 8 ATM कार्ड और एक चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन को बरामद करते हुए संबंधित धारा में मामला दर्ज कर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। मेरठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू हटाया गया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सादिक खान। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू को मेरठ नगर निगम के द्वारा आज हटाया गया है। आपको बता दें कि बीती 2 अक्टूबर को मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर सेल्फी पॉइंट के बराबर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्टैचू को लगाया गया था। स्टैचू का चेहरा बेहद ही डरावना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसके बाद मेरठ नगर निगम की जमकर किरकिरी हो रही है। आज जाकर मेरठ नगर निगम के द्वारा स्टैचू को हटाया गया है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब स्टैचू को और बेहतर बनाया जाएगा। सवाल ये है कि पहले नगर निगम ने स्टैचू को बेहतर बनाने का निर्णय क्यों नहीं लिया। महात्मा गांधी का अपमान करके मेरठ नगर निगम की जमकर किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है। अब जाकर मेरठ नगर निगम ने स्टैचू को हटाया है और दोबारा से अच्छा स्टैचू बनाने का दावा किया है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।